बताइए अपनी जर्नी के बारे में कुछ। गौरव पंडित हाँ, की जर्नी तो बहुत लंबी चौड़ी रही है। शुरुआती दौर में जब हम लोग शुरू किए थे और मेरी माँ के अलावा कोई मेरे सहयोग में नहीं होता था। दोस्त यार थोड़े बहुत सहयोग करते थे, जबकि ऐसा नहीं कि मैं अच्छी फैमिली से नहीं था। मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ। आपको वो आपकी पहली फिल्म या रोल याद है? तो हमने एक फिल्म की थी निरहुआ द लीडर। निरहुआ द लीडर। हाँ, निरहुआ द लीडर। वो फिल्म आई, काफी धमाल भी मचाई, लेकिन मैंने उसमें बहुत छोटा सा रोल किया है, पत्रकार का रोल। तो सर ऐसा क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में एक्सीडेंट के बाद? आप जो है धैर्य रखिए। ऐसा एक्टर जिससे आपका कनेक्शन काफी प्यारा हो? निरहुआ भोजपुरी में दिनेश तालेबा निरहुआ से मेरा। पर ऐसी एक बात बताइए जो आपको भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बेकार लगती है। पैसा को लेके बोलेंगे, केवल यहाँ बजट बहुत ज्यादा कर देते हैं तो हीरो और हीरोइन को। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान के साथ हूँ जो कि एक्टर भी हैं और सिंगर भी, और भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग इन्हें काफी अच्छे से जानते होंगे। द वन एंड ओनली गौरव पंडित। जय हो। जय हो। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया, बस आपके इंतजार में हमारी आंखें एकदम ऐसे हो गई थी। नहीं, इसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि एक अच्छा खासा गैप है दूरी का, 200-250 किलोमीटर। हाँ, बिल्कुल। बड़े आराम से हम क्या लखनऊ जा रहे हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत होगी नहीं, चाहे रात ही हो जाए, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हुई। अरे सर आप आए हमारे एक इनविटेशन पे, वही हमारे लिए बहुत है। बिल्कुल। तो आज हम आपसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, और हम चाहते हैं कि जो आप पर्दे पे हैं वो आप इस पॉडकास्ट पे ना रहें। हम आपकी ओरिजिनल साइड यहाँ देखना चाहते हैं, क्योंकि इंस्टा ट्रेंड्स और जो भी आप वीडियोस डालते हो मूवीज एंड ऑल पे, वो सारी चीजों पे वो रियल साइड आई गेस कहीं ना कहीं छुप जाती होगी थोड़ी बहुत। तो मैं चाहती हूँ कि एकदम हम आपकी ओरिजिनल और वो फन साइड देखें, कि लोगों को पता भी चले कि विलेन का रोल निभाते निभाते आप रियल लाइफ में कैसे हो। नहीं, रियल लाइफ में तो हम लोग बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। कम बोलना होता है, उतना ही बोलना होता है जितने में काम हो जाए। और थोड़े फनी भी हम लोग, दोस्तों में बैठते हैं तो हंसी मजाक भी चलता रहता है। बाकी रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा गैप है। जी बिल्कुल। हाँ, वो हमारी विलन की कैटेगरी होती है, वहां हम गुंडे होते हैं, और यहाँ हम अच्छे खासे एक समाज सेवी भी होते हैं। जब हमको ऐसा मौका मिलता है तो हम समाज की सेवा भी करते हैं। हैंडसम विलन मैंने पहली बार देखा। तो सर बताइए अपनी जर्नी के बारे में कुछ। गौरव पंडित की जर्नी तो बहुत लंबी चौड़ी रही है। शुरुआती दौर में जब हम लोग शुरू किए थे, मेरी माँ के अलावा ना ही मेरे परिवार में मुझे कोई पसंद करता था, ना ही मेरे रिश्तेदारों को भी कह सकता हूँ। कुछ रिश्तेदार सहयोग में थे, कुछ रिश्तेदार नहीं सहयोग में थे, और मेरी माँ के अलावा कोई मेरे सहयोग में नहीं होता था। दोस्त यार थोड़े बहुत सहयोग करते थे, जबकि ऐसा नहीं कि मैं अच्छी फैमिली से नहीं था। मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ। मेरा पूरा खानदान आर्मी में है, मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में हैं। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब रोड़ा कह सकते हैं। इन्हीं की वजह से मैं निकल नहीं पाता था, क्योंकि जिसकी फैमिली इतनी अच्छी होगी वहां से कलाकार बनना बहुत मुश्किल होता है। उनको लगता है कि ये सबसे खराब क्षेत्र होता है, लेकिन जब इस क्षेत्र में आप सक्सेस हो जाएंगे तो फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपकी बात से। मेरी भी फैमिली सीए और ये सब डॉक्टर्स इंजीनियर से वो देखने को मिलेगा। आपकी फैमिली अगर बहुत अच्छी है तो फिर इस फील्ड में न जाने क्यों आने से रोकते हैं लोग। मतलब और मुझे सॉरी टू कट यू, पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि हम जिस बैकग्राउंड से हैं, जिस कैटेगरी से आ रहे हैं, ब्राह्मण कैटेगरी से, उसमें तो और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमको तो बहुत प्रॉब्लम हुई। आप तो मान लीजिए खैर फीमेल हैं, खैर मेल फीमेल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस रह नहीं गया है। लेकिन हमको जितनी दिक्कत हुई तो फीमेल्स को कितनी दिक्कत होती बिल्कुल, बहुत दिक्कत होती है। मेरा तो संघर्ष यही रहा है। मेरी माँ मेरा साथ शुरू से देती रही है, आज भी मेरी माँ मेरा साथ देती है, और मैं जहां तक पहुंचा हूं इससे अभी मैं बहुत असंतुष्ट हूँ। मुझे अभी हिंदी और साउथ की फिल्मों में जाने का मेरा बहुत शौक है। जब तक वहां नहीं पहुंचूंगा तब तक अपने आप को सक्सेस नहीं मानूंगा। सर वही बात तो है, जब तक मतलब आप एक लेवल चढ़ते हो फिर आपको लगता है नहीं अभी और चाहिए, बिल्कुल और चाहिए। वो खुद सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाले स्टेज पे पहुंचने में काफी टाइम लगता है, और खुद को सेटिस्फाई करना मुझे लगता है आज के टाइम पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बाकी लोग जो सेटिस्फाइड हो रहे हैं उससे। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक खुद से संतुष्ट नहीं है तब तक वो सब बेकार है। तो सर आपने बोला काफी मुश्किलें हुई आपको यहाँ तक आने में।
आपको वो आपकी पहली फिल्म या रोल याद है? अब पहली फिल्म की बात करूंगा तो मैंने फिल्म में होता नहीं कि जो 100-200 रुपए लेके काम करते हैं, मैंने स्टार्टिंग अपनी वहां से की। मैंने स्टार्टिंग, अब ये नहीं है कि वो लोग छोटे लोग होते हैं या वो लोग बड़े लोग होते हैं, लेकिन मुझे वहां भी अपना फ्यूचर दिख रहा था, जिसको हमारी इंडस्ट्री की भाषा में कहा जाता है कि क्राउड का रोल करते। मैं क्राउड के रोल से आया हूँ, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करती नहीं थी और मुझे इंडस्ट्री में एक माध्यम बनना था। तो हमने एक फिल्म की थी निरहुआ द लीडर। निरहुआ द लीडर, निरहुआ द लीडर, वो फिल्म आई, काफी धमाल भी मचाई, लेकिन मैंने उसमें बहुत छोटा सा रोल किया है, पत्रकार का रोल। कई बार मैंने इंटरव्यू में ये बताया तो मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि उसका जिक्र मत किया करो। हमने कहा नहीं भाई, उसका जिक्र तो हम हमेशा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा वो पहली फिल्म थी और पहली फिल्म में मैं हीरो और विलन बन के नहीं आया था, मैं क्राउड का रोल करके आया था और बहुत छोटा सा रोल था। पत्रकार का कब आया कब गया मुझे भी नहीं पता चलता। तो मैंने शुरुआत वहां से की थी और आज जहां कुछ भी हूँ तमाम लोगों का आशीर्वाद है। जिससे निरहुआ भैया का भी सहयोग मिला उस फिल्म के बाद, उनको लगा कि नहीं अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी आवाज है। संजय पांडे भैया जो आज विलन हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म में, उनका आशीर्वाद मिला। संतोष श्रीवास्तव जी हैं, अच्छे कॉमेडियन हैं, अच्छे किरदार करते हैं, उनका आशीर्वाद मिला। फिर मेरी वहीं से शुरुआत हो गई। तो सर लाइक आपके दिमाग में ये आया कहाँ से कि मुझे एक्टर ही बनना है? अब एक्टर बनना मतलब, जैसे मैं फोर्स की तैयारी में था मैं, और ऐसा कुछ होता है, हम वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर रहते हैं, मेरा पैर वहां से फ्रैक्चर हो जाता है और मेडिकल इंजरी हो गई। हम इसके बाद एक मेडिकल का भर्तियों का, जो पुलिस भर्तियां होती है, जो आर्मी की भर्तियां होती है, उसमें मेडिकल में कहीं इंजरी वगैरह है तो वो स्कैनिंग में पता चल जाता है। तो कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ, मेडिकल अनफिट रहे, फिर हमने अपनी लाइन चेंज की, क्योंकि हमको बोलना बहुत अच्छा आता था। मैं नहीं बोलता था, सामने वाले बोलते कि बोलना आपको आता है सर। हाँ, वो लोग बोलते थे कि बोलना तुमको बहुत अच्छा आता है, इसका प्रयोग करो। बस मैंने उसका प्रयोग करना शुरू किया। संतोष भैया का आशीर्वाद मिला, संजय भैया का आशीर्वाद मिला, दिनेश तालादो, निरहुआ भैया का आशीर्वाद मिला, फिर हर तरफ बम बम होना शुरू हो गया। अरे वाह, हर तरफ बम बम। तो सर आपने बोला कि अभी आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली स्टेज पर नहीं पहुंचे, आपको खुद को और आगे देखना है। तो सर ऐसा कोई बॉलीवुड स्टार या हॉलीवुड या फिर भोजपुरी में कोई ऐसा स्टार है? भोजपुरी में तो आई गेस आपने सबके साथ ही काम किया होगा, सब मिले होंगे। तो लाइक बॉलीवुड या साउथ में कोई ऐसा स्टार जिसके साथ आप बहुत ज्यादा डेस्परेटली काम करना? अल्लू अर्जुन को मैं बहुत पसंद करता हूँ और बॉलीवुड में मैं ऋतिक रोशन को बहुत पसंद करता हूँ। इन दो लोगों के साथ अगर मौका मिले तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, चाहे बेशक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट काम होते रहे। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी से मिलने का मौका मिला हो? मैं मुंबई गया था, मेरे एक दो लोग बोले कि हम ले चल के मिलवाएंगे, लेकिन हमने कहा कि हम ले चल के मिलने वाले में से नहीं है। हम उनके साथ काम करेंगे और हमको निमंत्रण आएगा तभी हम जाएंगे। थोड़ा सा मैं इस मामले में बहुत गड़बड़ टाइप का हूँ, चूजी टाइप। हाँ, कि मुझे सामने जब तक बुलावा नहीं आएगा मैं नहीं जाता हूँ। कि मेरी खुद की एक इमेज होनी चाहिए तब छोटी ही मेरी पहचान छोटी ही हो, लेकिन वो मुझे जानता हो कि ये छोटी पहचान वाला, लेकिन वो मुझे पहचानता रहे आदमी। छोटी तो नहीं है आपकी आईडी, मैंने रात भर स्टॉक कर ली। नहीं तो मेरा वही हाल है भाई, कि मुझे वही चाहिए जो मुझे इज्जत दे सके सामने से, क्योंकि मुझे भोजपुरी में बहुत इज्जत मिलती है। हमारे कलाकार जितने भी हैं मुझे बहुत इज्जत, वो तो मैंने देखा कि काफी ज्यादा है। बाकी आईडी तो मैंने स्टॉक करी थी, मेरा गूगल हिस्ट्री भी अभी आप देखोगे तो वो बस कौन है आप और ये सारी चीजें, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब जानती हूँ पर इतना नहीं जानती। अब जो कि क्या है कि हम लोग भोजपुरी वाले हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या कहते हैं ना कि इतनी आप मुझे अगर किसी बॉलीवुड स्टार के सामने भी बैठाओगे ना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती। होता है क्योंकि फिल्मों में पसंद है पर इतना ज्यादा मतलब इंटरेक्शन नहीं हो पाया है। वो पढ़ाई लिखाई के चक्कर में ये सारी चीजें, अब तो मेरी जिंदगी मुझे उसी लाइन में ले जा रही है, तो मेरी पढ़ाई लिखाई शायद अब यही हो जाएगी। नहीं बहुत अच्छा है, ये भी कार्य क्षेत्र, ये भी अगर आप अपना रही हैं तो बहुत अच्छा है। शुरुआती दौर में कठिनाइयां होंगी मेरी तरह, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा और अगर आपने इस पे कंटिन्यू रखा, फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ये मेरा कहना है। थैंक यू सो मच सर। इतनी मीठी वाणी आपकी कैसे है? मीठी कहाँ, लोग बोलते बड़ा खतरनाक बोलते भाई। हम फोन पे अगर हमको कोई लड़का या कोई लड़की पहली बार फोन करता है तो जैसे हेलो उधर से, मैंने कहा हाँ हेलो, उधर सामने कह रहे भैया काहे घुसिया के बोल रहे हैं। तो भाई वहां तो हमको तो आज तक कोई नहीं कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं, कहा बड़ी कड़क आवाज है आपकी। नहीं तो लड़कों की ऐसी होनी भी चाहिए, और आप तो एक्टर हो
वही आवाज में बेस तो होनी ही चाहिए। बस ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बिल्कुल। तो सर अपने स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। स्कूल लाइफ तो मेरा बहुत अच्छा रहा है। स्कूल लाइफ में तो मैं बहुत अच्छा कॉमेडियन था। अच्छा। मेरी मैडम परेशान रहती थी। मेरे एक चाचा का लड़का था, बड़ा भाई हमारा, कामेश्वर पांडे। अक्सर उनसे शिकायत करते थी कि गौरव को यार बोलो थोड़ा सा सीरियस रहा करे। लेकिन मैं बहुत उछल कूद करता था। स्कूल लाइफ हमारा बहुत अच्छा था। मेरे सारे दोस्त अभी स्कूल लाइफ के दिखते नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि सबकी फील्ड अलग है। कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, हम ठहरे कलाकार हो गए। आपका ऑरा ही अलग हो गया है। हमारा ऑरा ही अलग है। कई बार ऐसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से बात हो जाती है तो हमारे दोस्त बहुत खुश होते हैं हमसे कि बहुत अच्छी तुम्हारी पकड़ हो गई है, बहुत अच्छा तुम्हारा लाइन लेंथ हो गया है। वो दोस्त मुझे लगता है कुछ अलग ही लेवल की खुशी और सेटिस्फैक्शन देते हैं, जो आपकी इतनी सी अचीवमेंट पे भी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। उनकी बातें देख के मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हम लाइफ में कुछ तो उखाड़ रहे हैं। बिल्कुल। मेरे दोस्त सभी ऐसे हैं। अभी लखनऊ अगर मैं बता दूं कि आया हूँ, मेरे रजत राय वाय कई अच्छे मित्र हैं जो हम लोग स्कूल टाइम से कंटिन्यू बने हुए हैं। तो उन लोगों को अगर पता चल जाएगा कि मैं आया हूं तो मुझे भी ऐसे गोद में उठा ले जाएंगे। मेरा इतना लगाव रहा है दोस्तों से। पर आपका तो प्लान? हाँ, अभी मेरा प्लान बन गया कि मैं लखनऊ आ गया हूं तो अब थोड़ी ही दूरी बची, कैंची धाम चला जाऊंगा। बिल्कुल सर, जाना चाहिए। एक्सीडेंट के बाद से जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो उस टाइम मुझे कैंची वाले बाबा ही नजर आ रहे थे बस। ऐसे सर ये एक्सीडेंट आपका हुआ कैसे था? हम पटना से आ रहे थे, हमारी एक वेब सीरीज लॉन्च हुई थी। लॉन्च क्या हुई थी, रिलीज हो गई थी, जान लेगी सोनम, जो कि स्टेज ऐप पे थी। बहुत अच्छा उसका रिस्पांस था, बहुत अच्छा चल भी रही थी। तो फिर उसके प्रमोशन के लिए हमें पटना बुलाया गया था। पटना में एक शो आता था, द जेपी यादव शो। जैसे कपिल शर्मा शो होता है वैसे कॉमेडी का एक शो वहां भी होता था। तो हमको एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट वहां बुलाया गया था। अपना शो वगैरह खत्म करके वहां से हम निकल रहे थे अपनी अगली फिल्म शूट करने के लिए, जो कि आम्रपाली जी के साथ थी। बहुत अच्छी अभिनेत्री है मेरा, उन्होंने बहुत सहयोग किया है एक्सीडेंट के पहले भी और एक्सीडेंट के बाद भी। हम उनकी फिल्म के लिए जा रहे थे और रास्ते में क्या होता है मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पहले से ही सो रहा था गाड़ी में। गाड़ी में किसकी गलती है, ट्रक वाले की गलती, सामने वाले की, कि हमारी गाड़ी जो चला रहे थे उनकी गलती है, कुछ पता नहीं चल पाया। हमारी नींद खुली तो हमारा सब होलिया सब बिगड़ा हुआ था। मतलब ट्रक में घुस गई थी गाड़ी पीछे से पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। तो किसी का आशीर्वाद ही रहा है कि हम जिंदा बच गए हैं और आप लोगों के सामने बैठे हैं। नहीं तो नहीं, मैंने देखा था वीडियोस एंड ऑल में, काफी ज्यादा भयंकर था। बहुत तो था, ये हड्डी वड्डी सब पीछे की टूट गई थी। ये मार्क्स यहाँ पे भी हैं। इसकी भी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। नहीं, काफी बेटर है पहले से। वो वीडियो से पुरानी वीडियो देखेंगे 1.5 महीना पहले की तो बहुत बुरा था। तो सर ऐसा क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में एक्सीडेंट के बाद? जिंदगी में बहुत बदलाव आया। जिंदगी में एक ही बदलाव आया कि आप जो है धैर्य रखिए और सबके पे भरोसा मत करिए, और अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवार की और अपने घर वालों की सबकी इज्जत करिए, क्योंकि वही आपकी मूल कमाई है। मैं पैसा कमाने के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि मैं परिवार को समय देना थोड़ा कम कर दिया था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मैं घर पे कंटिन्यू 2-2.5 महीने जब रहा, और जब मैंने अपने परिवार वालों का और अपने रिश्तेदार, दोस्त, यार, संगति, जब मैंने देखा कि मेरे प्रति इन लोगों का इतना लगाव है तो मेरी आंखें खुल गई। तो बस यही कहना चाहूंगा कि अपने कार्य पर फोकस करिए और अपने परिवार को पूरा समय दीजिए, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल, ये तो आप सच बोल रहे हो कि फैमिली सब चले जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एंड में जिससे आप पूरी जिंदगी लड़ते आ रहे हो। अगर आप कुछ गलत भी करके जाते हैं, अगर आप सच में कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं अपने मम्मी के सामने, तो मान जाएंगी वो। उनका परिवार का अलग ही लेवल है, और ये चीज का एहसास मुझे पहले नहीं था एक्सीडेंट के पहले। तो लाइक मम्मी पापा किससे ज्यादा नोक-झोंक चलती रहती है? मेरी मम्मी मुझे बहुत मानती है और उसी से नोक-झोंक ज्यादा चलती रहती है। किसके, मम्मी पापा के बीच में? नहीं, मेरे और मम्मी में। अच्छा। मेरी नोक-झोंक हमेशा चलती रहती है। कभी वो कहती है ये मत करो, वो मत करो, शाम को जल्दी आ जाया करो अगर आजमगढ़ में हो तो। ये सारी नोक-झोंक चलती रहती है, और मम्मी से उतनी मोहब्बत भी है हमको। मोहब्बत तो हमको सारे लोगों में, ऐसा नहीं कि मैं किसी को कम बोल रहा या ज्यादा, लेकिन मम्मी को मैं बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि मम्मी मेरा शुरू से मेरा स्ट्रगल देखी है, और आज जो कुछ भी उसकी देन है। मम्मी तो हमेशा साथ में रहती हैं। आज जब सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आया सर का 9:30 बजे के आसपास कि आप आ रहे हो,
तो मैं ऐसे कूदते हुए बाहर निकली, मैंने कहा मैं इनसे मिलने जा रही हूँ। तो शी वाज लाइक कि जाओ जाओ जी लो अपनी जिंदगी, कुछ ऐसे टाइप का कर, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से कॉर्पोरेट में थी। अच्छा, और अच्छा। फिर कॉर्पोरेट से अब मैंने इधर शिफ्ट किया है, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना कि बहुत जरूरी है धैर्य। हम्म अगर आप शुरू में ये सोच लेंगे कि हमको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है, सही बात क्योंकि है। हमको विरासत में कुछ नहीं मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भी, जब ने आप बताया शुरू में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भी फैमिली बैकग्राउंड इस फील्ड से नहीं है, तो आपको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। I am the only daughter. वही मेरा भी हाल है। अब जैसे कि मेरे पूरे फैमिली में, पूरे रिश्तेदारों में, खानदान में आर्टिस्ट कोई नहीं है, तो वहां से निकलना थोड़ा मुश्किल तो है ना। अपने दम पे सब कुछ करना है ना, विरासत में तो कुछ मिलनी है नहीं, हमको अपना साम्राज्य खुद बनाना है। ट्रू, आपने बोला ना कि आपको बोलना बहुत पसंद है, लोग कहते हैं आप बोल बहुत अच्छे से लेते हैं, सेम मेरे साथ ही होता है। तो मेरे घर वालों ने एक सोल्यूशन निकाला कि लॉयर बन जा, लॉयर बन जा। कि तुझे बोलना बहुत पसंद है तो लॉयर बन जा। और मेरी फैमिली लॉ बैकग्राउंड से है। अच्छा। इनफैक्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड भी लॉ कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज आ जाता है कि अरे तेरी दोस्त है इतनी अच्छी दोस्त, उसके साथ लॉ करने निकल। मैंने कहा भैया इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी मेरे से, मेरे को बोलना पसंद है, तो मुझे कैमरा के आगे कुछ भी अंडरस्टैंड बोलने दो, पर बोलने दो। नहीं, बहुत अच्छा है, आपकी स्किल्स वगैरह बहुत अच्छी है। आपने इतनी जल्दी एनालाइज कर ली। और हम तो माथा देख कर रीड कर लेते हैं कि हाँ भैया ठीक है, अच्छी कलाकार हो सकती हैं, अच्छी एंकर हो सकती हैं, अच्छा डिबेट कर सकती हैं, तो आपका अच्छा। डिबेट तो मैं स्कूल टाइम से करती आ रही हूँ। पर मेरी बात नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने आपकी बात कर ली, आपने हमारी बात कर ली। आई गेस आई एम ब्लशिंग, पता है आपको, मेरे गाल एकदम रेड रेड हो गए हैं। क्यों? पता नहीं क्यों, ऐसे हाथ, ये देखिए। नहीं, हम तो बड़ा सहयोग करते हैं अपने सहयोगी कलाकारों का। नहीं सर, मतलब मुझे पहली बार मौका मिल रहा है, और ऊपर सीधे आपसे मिलने का। बहुत अच्छा है। मेरी जैसा तो कलाकार मुझे नहीं लगता खोजने पे मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सहयोग करता हूँ अपने सहयोगी का। मुझे ऐसा लगता है सर कि जो हम पर्दे पे देख रहे हैं और जो आप लोग रियल लाइफ में हो, वो काफी डिफरेंट होता है। बिल्कुल। और मुझे ये चीज भी लगती है कि अगर एक सक्सेस, एक लेवल ऑफ सक्सेस मिलने के बाद भी अगर आप वो हम्बलनेस अपने अंदर रख रहे हो लोगों के टूवर्ड्स, तो वो एक अलग ही लेवल की चीज होती है कि इतना आदमी इतना ऊपर पहुंच गया, तब भी जमीन से जुड़ा हुआ है। तो वो काफी अच्छी चीज मुझे लगती है कि जितना अमीर, जितना फेमस, उतना ही जमीन से जुड़ा हुआ। देखिए क्या है ना कि जब तक आदमी जमीन पकड़ के चलेगा तब तक वो गिरेगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हम कितने ऊपर से गिरे। और जब आदमी हवा में उड़ना शुरू कर देगा तो गिरेगा तो तुरंत दांते टूट जाएगा उसका। हमारा 2 बार हमारे साथ नुकसान किया गया। एक बार हमारी इंस्टाग्राम की आईडी वगैरह उड़ा दी गई। हम जितने काम करते थे, काम को रोक दिया गया कि ये प्रमोशन कैसे करेगा। मेरा बहुत लॉस हुआ था उस टाइम। फिर हमारे टेक्निकल भाई दीपू भाई ने बहुत सारी उसमें मदद की, हमारी आईडी वापस आई, काम हमारा फिर से शुरू हो गया। फिर जब हम बूम किए तो फिर एक्सीडेंट हो गया हमारा, फिर हम 5 महीने से बैठ गए, फिर अब देखिए शुरू कर दिए। तो जब तक आदमी जमीन पकड़ के चलेगा, कितनी बार आप गिराओगे उसको। अब मैं कहता हूँ मुझे कितनी बार आप गिराएंगे, मेरी इतनी अच्छी पकड़ हो गई है, मेरा इतना अच्छा रिलेशन है एक्टर से, डायरेक्टर से, राइटर से, आप कितनी बार हमको गिराओगे। सही बात। तो हमेशा आदमी को जमीन पकड़ के चलना चाहिए। मैं तो हमेशा जमीन पकड़ के चलता हूँ सर। मतलब इतना बार बार अपने आप को मोटिवेट करना, ये कहाँ से कैसे हो पाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। बस ये खुद से ही होता है। और अगर आदमी के सपने बड़े हैं गर्जे, जैसे लगता है कि आप करीब पहुंच के फिर गिर गए, भाई पहुंचना तो है ना वहां। हम और कोई दूसरा कार्य क्षेत्र भी अपनाए नहीं है, हमको इसी लाइन में रहना है, इसी लाइन में रहना है, यही करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो बस खुद से ही मोटिवेशन मिलता है। और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं हमसे, अब उस उम्मीदों पे खरा उतरना है, तोड़ना नहीं है लोगों की उम्मीद। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि कई सारी चीजें हम लोग की तरफ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी करा ले जाती हैं कि कभी मन करे कि नहीं हो पा रहा है, कुछ और देख लेते हैं। अब जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे लगा था कि जब मैं जमीन पे गिर गया था, मेरे कुछ वीडियो फोटो है, दूसरा कोई होता तो उसको देख के डर जाता। मैं रोज उसको सुबह में देखता हूँ, मैं से जमीन पे पड़ा हूँ और चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि मैं जीवन में अब क्या करूंगा, क्योंकि ये मेरे सारे ये फट गए थे। अब इन्हें प्लास्टिक सर्जरी सब करवाया है, वो 2 टुकड़े में कट गए थे, माथे खुल गए थे। उस दरमियान मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब मुझे कुछ दूसरा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर कहता था कि नहीं,
ऐसे कैसे दूसरा काम करूंगा? नहीं सर, आप कहीं और फिट भी नहीं होंगे। आई कांट इमेजिन। आप सोचिए, आप मेरे इंस्टाग्राम गौरव पंडित यूपी 50 आईडी हमारी है, जब उस पे आप नीचे की रील जाके देखेंगे ना, तो मेरे यहाँ कॉलर लगा हुआ है मैंने। और ये सारे टाँके लगे हुए हैं। उसके बाद भी मैं रील बना रहा था। किसके लिए? मैंने देखा। अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, कि मेरे लोग बने रहें। उनको जो उम्मीदें हैं हमसे, वो हमारी उम्मीदें, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें कि मैं कर सकता हूँ भाई। अभी नहीं, वो डेडिकेशन मैंने देखी थी। इनफैक्ट मैं जब देख रही थी वो वीडियोस, तो मुझे यही लग रहा था कि आदमी इतना दर्द में रह के भी ऑन कैमरा आके वो भी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बोल के जा रहा है। तो बस मैं अपने लोगों के लिए था। जबकि मुझे बहुत पीड़ा थी, मुझे डॉक्टर ने बोलने तक के लिए मना किया था, लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसे कैसे, मेरा काम है, तो ये दिन में एक दिन तो कष्ट सहूंगा ही मैं, एक टाइम में। तो होता था ये सब सारी चीजें। तो सर, लाइक आपने बोला कि आपने तो कभी, मतलब आप ऐसे ऐसे जैसे घोड़ों को लगा दिया जाता है कि इसी डायरेक्शन में चलना है, आप उसी फील्ड में जाना चाहते हो। ये चीज तभी दिमाग में तो आई होगी ना, जब चीजें आपके लिए वर्कआउट स्टार्टिंग में नहीं कर रही होंगी। स्ट्रगल्स तो सबकी लाइफ में होते हैं, और मुझे लगता है स्ट्रगल हर पॉइंट पे आते रहते हैं, हर सक्सेस पॉइंट पे आते रहते हैं। एक सीढ़ी चढ़ने के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपके दिमाग में कभी ये आया कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप फिर क्या होते? किस फील्ड में आप काम करना चाहते? कभी मैंने सोचा ही नहीं ना, ये सोचने की नौबत ही नहीं आई। क्योंकि जब मेरा फैमिली में मेरी माँ के अलावा कोई साथ नहीं देना चाहता था, जब मेरे रिलेटिव लोगों में कोई साथ नहीं देना चाहता था, जब मैं वहां से रेंगते रेंगते 1-2 सीढ़ी चढ़ गया जब मैं, तो फिर पीछे जाने का सवाल ही नहीं था। जब मैं बुरी परिस्थितियों में आगे निकल चुका था, तो फिर मेरी अच्छी परिस्थितियां हो गई, तो फिर मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। खैर, मेरे 1-2 दोस्त थे, वो सहयोग करते थे। मैंने बताया कि पापा भी गवर्नमेंट जॉब में थे और पूरा खानदान गवर्नमेंट जॉब में था। उसके बाद भी मैं फैमिली से इस फील्ड के लिए कभी 1 रुपया नहीं लिया था। तो चूंकि अब पैसा तो लगना ही लगना है, तो मेरे दोस्त सहयोग करते थे। तो मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है, मैं आज जहां भी हूँ। जो भी आए थे ये लोग भी बहुत, मेरे और भी दोस्त हैं। अच्छा। ये लोग भी साथ दिए। तो दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं दोस्त फैमिली के बाद किसी को मानता हूँ तो दोस्तों को मानता हूँ। तो जैसा कि आपने बोला कि ये कलाकारी, कॉमेडी, ये सारी चीजें, अपनी स्कूल लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपने कभी ऑन कैमरा बोला नहीं हो, या अगर बोला भी हो तो आप दोबारा डिस्कस करना चाहते, कोई ऐसा फनी इंसिडेंट या कुछ ऐसे आपकी स्कूल क्रश रश का कुछ ऐसा? नहीं, क्रश रश तो तुम लोग शुरू से दूर रहे हैं। क्रश रश कोई नहीं, एक तरफा लोग करते रहे, वो अलग विषय है। शुरू से हम लोग बैक बेंचर रहे हैं, पीछे वाली सीट हम लोग लिए खाली रहती थी, तो वहां कोई नहीं बैठता था। हमें लगता है हम बैक बेंचर से आगे निकलते हैं। जो टीचर्स कहती थी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, हम लोग करा है। बाकी थोड़े लड़ाई झगड़े में भी इन्वॉल्व रहते थे हम लोग, गैंग वैंग ऐसे स्टूडेंट लाइफ में जो होती थी वो थोड़ा बहुत रहता था। बाकी हम लोग बहुत सज्जन लोग थे। अब बैक बेंचर थे तो सज्जन तो रहेंगे ही। बैक बेंचर्स और सज्जन, ये दोनों बहुत ऑन कैमरा हम सज्जन ही रहेंगे ना। नहीं, आपको मैंने पहले ही बोला है, आपको फिल्टर हटा के बताना है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करिए, इफ आप कंफर्टेबल हो तो, कि मतलब आपको लगता है कि ये तो कुछ अलग ही उस एज में हमने तोड़फोड़ मचा दी थी। बस यही तोड़फोड़ थी, बहुत ज्यादा उदंड हम लोग थे ही। पीछे बैक बेंचर थे, पीछे बैठते थे हम लोग, सीट खाली रहती थी, लड़ाई झगड़ा रोज होता था। बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी वो स्कूल लाइफ की कोई एक टीचर या गुरुजी होंगे जो एकदम तड़े रहते होंगे आपको? ऐसा तो होता ही होगा, एकदम पीछे पड़ गए, ऐसे बैठे हुए क्लास में, तो ऐसा लग रहा है ये आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। ऐसी वाली फीलिंग नहीं आई आपको कभी? रहे एक सर थे, उनका नाम दिमाग पर चढ़ नहीं रहा, उनको हम लोग टकलू सर कहते थे। वो हम लोग निवेरा पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, तो वो टकलू सर हमेशा अक्सर हम लोगों को परेशान करते थे। खास तौर पे मुझे टारगेट किए रहते थे। तो उनकी निगाह जैसे लगता था कि दूरबीन जैसे मेरे ही ऊपर तनी हुई है। उन्हीं से हम लोग परेशान रहते थे, बाद में उनको हम लोग परेशान करते थे। उनके कैमरा होते नहीं थे उस टाइम पे, तो ऑफिस में बैठते थे हम लोग, बेल बजा के भाग जाते थे। फिर वो निकल के आते थे, कौन था? तो कौन, किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि बता दे गौरव था। यही सारी मस्ती, बचपन से ही रौला जमा हुआ है। बचपन से ही रौला जमाते थे हम लोग। 5, 6, 7 भाई शुरू से ही होते थे। छोटे उम्र के थे तब भी अपने पास वो पतले पतले सुखंडी जैसे दोस्त हुआ करते थे। हाँ, मार देंगे काट देंगे होता था। आजमगढ़ कलाकारों का जिला बोला जाता है, तो वहां से ही आप निकले हो, तो कुछ तो चंचलपन आप में भी रहेगा। चंचलपन रहेगा, बिल्कुल।
आजमगढ़ से तमाम कलाकार निकले हैं, समर सिंह निकले हैं, मनोज टाइगर जिनको भोजपुरी में बतासा चाचा बोलते हैं, बताशा चाचा, वो भी आजमगढ़ के हैं। हमारे संजय पांडे हैं, हमारे बड़े भ्राता हैं जो भोजपुरी फिल्मों में विलेन के किरदार में रहते हैं, लाऊंगा उनको भी यहाँ। हाँ, कोशिश है मेरी कि आप भी आइएगा। बिल्कुल, हाँ, भैया के साथ कोशिश हमसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा, हाँ। और क्या चाहिए। और हमारे यहाँ के संतोष श्रीवास्तव हैं, हमारे बड़े भ्राता हैं, वो भी कॉमेडियन, अच्छे कॉमेडियन है। तो आजमगढ़ कलाकारों का गढ़ तो रहा है। लाडो मदेसिया जी रहे हैं, बहुत अच्छे गाने उनके आए। कोई ऐसा एक्टर जिससे आपका कनेक्शन काफी प्यारा हो? निरहुआ, भोजपुरी में दिनेश लाल यादव निरहुआ से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। उनके साथ कोई एक किस्सा ही बता दीजिए। किस्सा ऑफ कैमरा? ऐसा कोई किस्सा है नहीं, बस हमारा एक छोटे भाई बड़े भाई जैसा रिलेशन है। हम मतलब डायरेक्ट उनको फोन करते हैं और डायरेक्ट हमारा फोन उठाते हैं, और बड़ी ही सहजता और सज्जनता से हमारी बातचीत उनसे होती है। तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है, उनका व्यवहार, उनका नेचर, चाहे वो पॉलिटिक्स में रहे चाहे नहीं रहे, मतलब उनका हमारा प्रति बहुत अच्छा लगाव रहा है। तो पॉलिटिक्स से भी आपका टच है? बहुत नहीं कह सकते, हमारे लोग उसमें हैं तो उनकी वजह से हमारा थोड़ा बहुत आना जाना होता है। हम पॉलिटिशियन नहीं है अभी, आगे का पता नहीं। आप बन सकते हैं। नहीं, आगे का पता नहीं, अभी तक हमारा कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है। हमारे निरहुआ भैया सांसद का चुनाव लड़े थे तो हम उनके साथ एकदम धन बल जन तीनों चीज के साथ खड़े थे। बिल्कुल, आपका पॉलिटिक्स और ये इंडस्ट्री हर जगह आपके पास थोड़ा थोड़ा, हाँ, सब चीज का आपके पास असल में जब आपका व्यवहार और संबंध अच्छा रहेगा तो आपको किसी भी फील्ड में दिक्कत नहीं होगी। अब जो हमारे ऊपर केस वेस हुए थे यही लोग सॉल्व किए ना, तो रिलेशन हमारे अच्छे थे। केस किस चीज पे हुआ था सर? जो हमने शूटिंग का हमारा वीडियो वायरल कर दिए थे लोग, लाइटर वाला क्या था हुआ? हाँ, एक बार हम अपने एल्बम की शूट कर रहे थे, डाकू उस गाने का नाम था। उस गाने की स्क्रिप्ट ये थी कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे चट्टी चौराहों पे कुछ छपरी टाइप के गुंडे होते हैं जो उनका सेब उठा के खा जाएंगे, अंगूर उठा के खा जाएंगे, ए चल भाई निकल बोल के निकल जाएंगे। हमने उस गाने में ये दिखाया था कि हम तुम्हारे बाप हैं, जो उन टपरियों वालों को परेशान करते हैं, हम उनको सीधे आते हैं गोली मारते हैं। तो हमारी एक रौला वाली एंट्री दिखाई देती है, स्कॉर्पियो के बोनट पे हम बैठे हैं, पठानी सूट पहने हुए और पिस्टल से गोली मारते हैं। तो चलिए वहां तक तो सही था। हमने हमारे एक दोस्त उसको रील साइज काट लिया था अपने वीडियो में। एक फिल्म की हम शूटिंग कर रहे थे गाजीपुर में, तब तक एकाएक मम्मी का फोन जाता है कि बेटा हम तो यार साथ दहनी लेकिन तू ई का कइला। हम कहे ई का कइला मतलब माता जी? तो बोली कि तू कट्टा लेके वीडियो कैस बनावे लगला। हम कह रहे माता जी कट्टा नहीं है, कहाँ देख लिया आप कट्टा? तो कह रहे हैं कि पुलिस वाले घर आए हैं, 2 गाड़ी पुलिस आई है तुमको पकड़ने के लिए। हम कहे हमको पकड़ने के लिए पुलिस आई है? हमने कहा बात कराइए हमारी। तो यशो साहब जी थे, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप अवैध असलहा लेके वीडियो बनाए हैं। हम कहे कि आपके पास कितना समय है? तो उन्होंने कहा कि अगर 2 घंटे में आएंगे तो हम इंतजार कर लेंगे। हम कहे आते हैं, हम आपको कट्टा दिखाते हैं। हम घर पहुंचते हैं, आनंद फानन में हम गाजीपुर से आते हैं, हमारे यहाँ से गाजीपुर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर दूरी है। हम घर पहुंचते हैं और घर में रखा हुआ लाइटर लेके आते हैं, कहते हैं सर यही है कट्टा, अब इसको जिस तरीके से यूज करना हो कर लिए। तो हंसने लगे। फिर उनके जो सिपाही लोग थे वो हमको पहचान रहे थे, तो वो बोले यशो साहब से कि ये तो गौरव भाई हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। वहां मामला नॉर्मल हुआ। फिर यशो साहब बोले कि फिर भी आपको थाने चलना पड़ेगा, एक कोटा पूरा होता है, जैसे कोई अगर आपके ऊपर केस कर देता है या कुछ होता है तो थाने चलना ही चलना है। थाने गए, सब वहाँ उनका लिखा पड़ी हुआ जो भी था, हम बिल्कुल सुरक्षित हो गए। फिर आए दिन हमारे ऊपर ये सब होते रहते हैं। अब तो थाने के लोग जान गए हैं कि ये कलाकार अब नहीं बुलाते हैं, नहीं तो आए दिन जिसकी मर्जी होती थी वो ट्विटर पे हमारा वीडियो उठा के ट्वीट कर देता था कि आजमगढ़ में खुले आम जो है अवैध असलहा लहराया जाता है। तो अच्छा, दुख की बात ये होती है, जैसे मान लीजिए छोटे न्यूज चैनल हो गए या और कोई हो गया, जो यूट्यूबर हैं वो अगर बनाते हैं तो सही लगता है। हमारा न्यूज पता है कहाँ चला था? आज तक पे चला था, न्यूज 24 पे चला था, इंडिया न्यूज पे चला था। तो ये हमको दुख हुआ कि कम से कम उसके बारे में थोड़ी परख करनी चाहिए। फेम मिलना चाहिए सर, चाहे इधर से मिल रहा हो या उधर से मिल रहा हो, अपना चर्चा होनी चाहिए। हमारा उसमें नुकसान थोड़ी हुआ था, क्योंकि हम गलत तो थे नहीं, और बल्कि हमको और हमारी फेस वैल्यू और ग्रोथ हो गई थी वहां, क्योंकि हम वो एक हीरो जैसे हो गए थे फिर आजमगढ़ में, किसके साथ गलत किया जा रहा है, इसके साथ गलत किया जा रहा है, सिंपैथी मिलने लगी। बहुत सारे हमारे साथ होते रहते हैं। एक बार हमने तिरंगा रैली निकाला था अपने आजमगढ़ में, बड़े ही हमको मतलब हमने बहुत दिल से देशभक्ति हमारे अंदर है, तो हम तिरंगा रैली निकालते थे हर 15 अगस्त पे और हर 26 जनवरी पे।
तो हम रोड का काफिला निकाले थे, गाड़ियां हमारी थी, हम सनरूफ से निकले हुए थे, तब तक एक हमारे यहाँ के कोतवाल साहब थे, शशि मौली पांडे, वो आते हमारी गाड़ी का तुरंत स्कैन करके चालान काट देते हैं। उसके बाद हमने उनसे पूछा कि भैया क्यों चालान काटे, उनके पास जवाब ही नहीं था। मैंने वो वीडियो भी अपलोड की थी, बहुत गाली सुने थे उसमें कोतवाल साहब। हमने क्या बताया, तिरंगा रैली करना जुर्म है कोई? उनके पास जवाब नहीं था। वो उसमें भी एक केस हमारे ऊपर हुई थी, बाद में केस वेस उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि हम गलत थे ही नहीं, हमारे पास एसडीएम साहब का परमिशन था। तो वहां भी ऐसे हमारे साथ होते रहते हैं, हमारे लिए नॉर्मल बात हो गई है। आपको नहीं लगता सर कि मतलब ये सारी चीजें, केसेस एंड ऑल, ये मतलब कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी डालती हैं आपकी इमेज पे, सोसाइटी में? हाँ। ये चीज आपको फील नहीं होती है? अगर आप नेगेटिव रहेंगे तब आपको नेगेटिव इफेक्ट देगी। मैं समाज में बहुत अच्छा हूं, मैंने कहा ना, मैं सामाजिक सेवा करता रहता हूँ। तो जब आप समाज में अच्छे रहेंगे तो आपको उसका बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई कितना भी गलत बोले, अगर आप सच में अच्छे हैं तो। अभी देखिए एक मामला न्यूज पे चल रहा है, मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ, भोजपुर जिले का कोई एक तिवारी है, कोई भाई अपना, भरत तिवारी। वहां देखिए पुलिस वालों ने कितना गलत किया। जी बिल्कुल। अगर उसने सरेंडर कर दिया, अपने पिस्टल को उसने फेंक दिया, तो फिर उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए थी। वहां तो पुलिस वालों ने हत्या कर दिया। सर उसके पीछे कुछ तो मोटिव होगा, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही वो डीपली जान गया होगा, जो सिस्टम नहीं बर्दाश्त कर पा रहा होगा। जो भी हो, लेकिन वहां तो गलत हुआ। तो ऐसे ऐसे मैं पुलिस वालों से बहुत खफा रहता हूँ। डेमोक्रेसी चिल्लाते रहते हैं, पर मुझे लगता है जब कोई एक आदमी सामने आके कुछ हाईलाइट करने लगता है तो वो उनसे सहा नहीं जाता। जबकि मेरे फैमिली में है पुलिस वाले लोग, लेकिन हम कहते हैं आप पुलिस वाली वर्दी छोड़ के ही हमसे मिलिएगा, मुझे नहीं पसंद। मैं ऑन कैमरा देखिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनसे बहुत तकलीफ होती है। एक बार मेरी स्कॉर्पियो आजमगढ़ में खड़ी थी, आके मेरी स्कॉर्पियो का चालान कर रहे हैं, वो भी वीडियो में डाला हूं इंस्टाग्राम पे। मैं पहली बात तो, हमारे एक भाई रहते हैं, वो बराबर कैमरा ही ऑन करके रखता है एकदम, क्योंकि ये ऑफ कैमरा तो ये गुंडे हो जाते हैं। हमारी स्कॉर्पियो खड़ी थी, बाएं साइड पूरा जो व्हाइट वाली लाइन होती है उसको उधर खड़ी थी। ये आते हमारे स्कॉर्पियो का ऐसे फोटो खींचते हैं कि आप चालान कर देंगे, और हम इनकी कमियां खोजना शुरू किए। तो हम तब तक नहीं बोले क्योंकि हमारी गलती थी, रोड पे गाड़ी खड़ी थी। खैर रोड पे भी नहीं खड़ी थी, लेकिन हमने कहा कि चलो रोड पे गाड़ी खड़ी। फिर हम इनके पास गए, इनका खोजना शुरू किया, इनकी कमियां, क्योंकि इनके में तो पूरी कमियां होती है। गए देखे तो इनका आगे का डिजिटल नंबर नहीं था, पुलिस लिखा था। देखे हेलमेट नहीं लगाए थे। हमने अपना कैमरा ऑन रखा, हमने कहा सर आपका चालान अब कौन करेगा? हमें देंगे आप अधिकार चालान करने का, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपके पास डिजिटल नंबर नहीं है, और हमारी गाड़ी का सब कुछ सही है, आप हमारी गाड़ी का चालान कर रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं आया, भागने लगे। मेरे पास अभी भी वो वीडियो मेरे आईफोन में पड़ा हुआ है। दहले पे दहला हो गया। तो ये लोग ऐसे लोग हैं भाई। सर भी लाइक मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊं। फिर उसके बाद हमारा एक दोस्त है, उससे उनकी जान पहचान थी, तो वो कहते हैं वीडियो डिलीट करा देना, हम चालान नहीं करेंगे। ये कोई समझौता हो? चलो चालान करो ना आप। सही बात है। ये हाल है। हमें तो बस एक ट्वीट या पोस्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल। और हमारा कैमरा तो अच्छा है, हम एक डालेंगे फटाफट आपको रिस्पांस सामने दिख जाएगा आप क्या है। सर ऐसी कोई एक, आपने इतनी सारे किस्से बताए, ऐसी कोई अफवाह आपके बारे में जो आप भी सुन के मतलब हंसने लगे कि ये कब किया मैंने? हाँ, वो अफवाह तो पूछिए मत, अफवाह तो हर हफ्ते एक आ जाती है। एक अफवाह आपको बताता हूँ, एक लड़का आया, उसकी बंदी थी तो 2-4 मैसेज हमको की थी, हाय हेलो हाल चाल, बहुत अंदर नहीं गया मामला, हाय हेलो हाल चाल। तो लड़के जिसकी बंदी थी उसको बड़ा बुरा लगा कि गौरव किसने मैसेज क्यों कर दिया, जबकि हमको इन सब में बहुत इंटरेस्ट है नहीं। तो उस बंदी से उसने क्या बोला पता है? अरे गौरव बहुत बड़ा पियक्कड़ी, नाली में गिर गया था पी करके, उसको उठा करके मैं ले गया। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। और जबकि मेरा रिकॉर्ड है, मैं दारू नहीं पीता हूँ। अच्छा। मैं दारू क्या, मैं मांस भी नहीं खाता, मांस मदिरा से मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो हमने फिर उसको फोन लगाया, हमने कहा भाई कितनी बार हमको उठाए हो? फिर गिर गया, वहां उठा लो। तो ये सारी घटनाएं हमारे साथ, तो मुझे लगता है कि जीवन भर का नाता है, होता रहेगा हमारे साथ। हमारा क्या, मुझे लगता है मैं बता दे रहा हूँ। हाँ। लोग बताते नहीं है, सबके साथ ये होता है। जिनका भी थोड़ा सा नाम फेम होता है उसके साथ ये दुष्प्रचार होता रहता है कि हम तो आराम से कभी कोई कहेगा ये बदमाश हैं, ये बंदूक सप्लाई करते हैं, फलाना ठिकाना। खैर इन सब चीजों से बच के ही हम लोगों को चलना है, क्योंकि अपने आप को बचा लेने में ही भलाई है। जितना इन सारी चीजों से आप दूर रहो। ऐसे लोगों का परसेप्शन भी बना रहता है ना भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कि इसमें सिर्फ न्यूडिटी चल रही है, इसमें सिर्फ क्या बोलते हैं फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन चल रहा है, नहीं विमेंस की इज्जत नहीं है इसमें, या फिर कुछ भी इस इंडस्ट्री के बारे में क्या है कि पता नहीं, मैं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, पर जो फीमेल्स हैं जिनको शॉर्टकट में हीरोइन बनना होता है,
उनके साथ बहुत कुछ शॉर्टकट होता है, लेकिन वो अब ये डिपेंड नहीं करता केवल भोजपुरी में ही है। भोजपुरी के बारे में हम आसानी से जान जाते हैं। क्यों जान जाते हैं? क्योंकि भोजपुरी हमारे इर्द गिर्द घूमती है, और बॉलीवुड में भी वो चीजें होती हैं, साउथ में भी वो चीजें होती है। उनके बारे में हम नहीं जान पाते क्योंकि वो हमारे इर्द गिर्द नहीं है। बस शॉर्टकट वाला मामला है। बस शॉर्टकट, जिसको हीरोइन बनना होता है वो शॉर्टकट में ही खत्म भी हो जाते हैं लोग। कोई दिखा आपको कि शॉर्टकट हीरोइन बना हो और एक दो फिल्म के बाद ज्यादा फिल्म किया हो? एल्बम में ही देख लीजिए, मॉडल्स कितनी आ रही हैं, लेकिन एक दो गाने के बाद तीसरे गाने में उनका पता नहीं चल रहा है। तो बस एक ही बात मैं कहूंगा, यहाँ हुनर लेके आइए। हुनर लेके आएंगे तो आप भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साउथ हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, आप वहां परचम लहरा देंगे। तो मेहनत करके आइए, अच्छी एक्टिंग सीख के आइए, और मतलब सब कुछ परिपूर्ण होकर आइए, आपके साथ बिल्कुल गलत नहीं होगा। भोजपुरी में भी नेपोटिज्म चलता है कि बाप हीरो था तो बेटा भी हीरो बन के निकलेगा। ऐसा तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। आगे करके निकालते जा रहे हैं कि ऐसा तो नजर नहीं आ रहा। जैसे मेरा बाप तो हीरो नहीं है, मेरा बाप तो विलन नहीं है। तो मतलब आप जैसे लोग, तो मुझे लगता है अभी देखिए हमारे बड़े भ्राता जिनको मैं बोलता हूँ निरहुआ भैया हैं, उनका भी बेटा लोग इस इंडस्ट्री में नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पवन सिंह का तो मान लीजिए फैमिली भी वही नहीं है। खेसारी लाल का बच्चा ही छोटा अभी है। तो मेरे से भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। पवन सिंह के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं? आपकी वीडियोस एंड ऑल देखी मैंने। हाँ, पवन सिंह हमसे एक बार हमने एक डायलॉग बोला था कि बॉलीवुड में अरिजीत सिंह तो पंजाब में सिद्धू भाई आते हैं। और महोदय जी, जब यूपी बिहार झारखंड में लोग कैसे था, यूपी बिहार झारखंड में लोग सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह को दिल में बसाते हैं। देखी मैंने ये वीडियो आपकी। तो वो वीडियो जो है पवन भैया स्टोरी लगाए थे, तो हमारी बहुत अच्छी जान पहचान नहीं थी। वो स्टोरी लगाए थे पवन भैया। अब चूंकि उतना बड़ा स्टार और इतना बड़ा स्टार जब वो एक स्टोरी लगती है तो खुशी होती है। तो उनके छोटे भाई हैं ऋतिक सिंह, उनका ऐसे हमारी बात होती तो कहते हैं कि हाँ भैया स्टोरी लगाए हैं और आप पटना आइए, मिलना चाहते हैं आपसे। तो कोई गाने का वहां प्रमोशन था, उस गाने में गया भी था और बहुत सम्मान दिए थे, बहुत खुश भी हुए थे। और मैंने वही डायलॉग उनको स्टेज से वहां सुनाया भी था। तब से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हुए। फिर हमने एक फिल्म भी अभी यहीं एक्सीडेंट के 2 महीने पहले हमने एक फिल्म की भी थी उनके साथ, दानवीर। पवन भैया उसमें हीरो थे। तो मुझे लगता है कि आपके ऑलमोस्ट सबके साथ रिलेशन काफी अच्छे हैं। मेरे बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छे अगर हैं तो निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया। और फीमेल में बात करें तो हमारा आम्रपाली जी से बहुत अच्छे रिलेशन है। मतलब इतने अच्छे रिलेशन है कि चलती गाड़ी से वो रुक के मिल लेंगे हमसे, चलती गाड़ी से हम उनसे मिल लेंगे उतर के। मतलब ये तो चाहिए होता है। सर, एक ऐसी चीज जो आप एक्टर बनने के बाद नहीं कर सकते हो, मतलब पहले जब आप एक्टर नहीं थे, आपकी इतनी पहचान नहीं थी, लोग आपको आपके इलाके में नहीं जानते थे, दुनिया भर में नहीं जानते थे, तो आप बड़े खुलेआम करते थे। और अब वो ऐसी एक चीज क्या है जो आप एक्टर बनने के बाद बाहर खुलेआम नहीं कर सकते? हम मौज मस्ती नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि देखता हूँ कैमरा तड़क से ऑन हो जाता है। डांस वांस हम लोग खुल के नहीं कर पाते शादियों में, क्योंकि अभी कल ही देखिए मैं अपने गांव था तो हमारे दोस्त की बहन की शादी थी। तो पहले जैसे गांव में खूब उधम मचा के हम लोग नाचते थे, अब वो उधम मचा के डांस नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने कैमरा ऑन हो जाते हैं, फिर अलग अलग कैप्शन लेके अलग अलग तरीके से पोस्ट होने लगते हैं, तो वो दिक्कत देती है। तो आप काफी मिस करते हैं उस चीज? हाँ, मैं बहुत मिस करता हूँ और मुझे तकलीफ होती है क्योंकि बचपन में लोग बहुत मौज मस्ती की है। तो लाइक आप बता रहे हो खुलेआम ही मौज मस्ती, वो इमेज वाली चीज हो जाती है कि नहीं कर सकते हैं ये सारी चीजें। कोई ऐसा खाना जो आपको एकदम खाने को मना कर दिया हो, स्ट्रीट फूड एंड ऑल, कि कुछ फिल्म्स के टाइम पे वो बॉडी एंड ऑल फिजिक्स वैसी चाहिए होती है, तो फूड भी तो कट करने को बोला ही जाता है। जब सब खाता हूँ दबा के भैया, खाते पीते परिवार के हैं, कुछ भी अवॉइड नहीं करता हूँ और शुद्ध शाकाहारी भोजन करता हूँ। शुद्ध शाकाहारी में जितने खाने वाली चीजें होती हैं सब खाता हूँ, सब मेरा प्रिय है। कुछ लोग पूछते हैं कि कहीं जाता हूँ, जैसे अगर मान लीजिए किसी के यहाँ 2-3 दिन के लिए गया हूँ, तो बोलेंगे आज क्या बनाऊं, फिर अगले दिन पूछेंगे आज क्या बनाऊं, फिर अगले दिन पूछेंगे आज क्या बनाऊं। मैं उनसे ही बोलता हूँ भाई अपने पसंद के तुम बनाओ, मुझे उतना ही इंटरेस्ट आएगा उसको खाने में, बस शाकाहारी होना चाहिए। मतलब खाने पीने के काफी शौकीन है? खाने पीने के बहुत शौकीन है, सब चीज खाता हूँ।
बढ़िया है। गांव में सहजन का होता है फली ना, सहजन की सब्जी वो मैंने मैं बहुत मन से खाता हूँ। बहुत लोगों को पसंद नहीं होता वो, लेकिन मैं बहुत मन से खाता हूँ उसको। हमारे मम्मी के चक्कर में खाने। हाँ, हमारे गांव में तो उसको एक गट्ठर बना बना के सब्जी में पकाते हैं, फिर वो गट्ठर में से एक निकाल के फिर खाते हैं, बहुत मजा आता है। सर निमोना पता है आपको? अरे निमोना तो हम बहुत चाव से खाते हैं, मटर की बनती है, गांव के देसी पट्टे हमारे यहाँ खेती होती है, निमोना, ये बहुत मजा आता है। आपको पता है मुझे ना ये चीज बड़ी खलती है, जब यहाँ पे आके पूछो तो लाइक कभी कभी फ्रेंड्स पूछ लेते हैं कि खाने में क्या है, और चले घर चलते हैं और ठंडी का टाइम है और मटर का निमोना खिलाते हैं, देयर लाइक ये क्या होता है? तो उनको बताया करें ना कि ये अमेरिका से एक स्पेशल डिश है ये, तो वो तब उसको बहुत बड़े चाव से स्पून से खाएंगे। हाँ, लिटरली खाते हैं। आपको पता है हम लोग वो हाथ से मिला के खा रहे हैं, पड़ गया ना ऊपर से, हाँ, हम लोग को तो वो हाथ से ही खाने में मजा आती है। बिल्कुल। नहीं तो जब उनको बताएंगे, जब जो बोलते हैं कि क्या है, तो बताया करो अमेरिका से ये डिश आई है, इसको टेस्ट करके देखो, मजा आ जाएगा। जिनको नहीं पता है निमोना क्या होता है, सर बताएंगे कैसे बनता है। निमोना तो बनाने तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन मटर से बनती है, और मटर को अच्छे से पिसाई करके बाटी और सील जिसको बोलते हैं उस पर उसकी पिसाई होती है, तभी टेस्ट आता है। आजकल तो लोग मिक्सी में कर देते हैं, हाँ, उसमें पीस दे रहे हैं, तो असली तो उसी में आता है। हमें लगता है हम कुछ ही लोग बचे हैं जो गांव के वो पूरा अपना लेके चल रहे हैं कि आज भी मेरे घर में सिलबट्टा है। हम तो पूरा अपना कल्चर फॉलो करते हैं, और पूरा गाँव वाला देसी ठाठ एकदम। अभी हम अपने हाथ से तो जामुन तोड़ के खाना, ये सारी चीजें हमारे जो गांव वाली चीजें हैं उसको हम मेंटेन करके रखे हैं अभी। गांव में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, जो हम बचपन में किया करते थे। हम 4-6 दोस्त जब जुटते थे, अब तो चूंकि मेरे आने का लोग इंतजार करते हैं कि गांव में रहेगा तो पार्टी होगी, तो हम लोग जुटते थे अपने हाथ से। हम लोग बाटी चोखा दाल चावल अपने हाथ से हम लोग घर के बाहर ही बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी भी चलती रहती है। सर दल पिट्ठा पता है? और उसमें दाल भर के ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे उसको हमारे यहाँ वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाइट होता है, उसको पकाते हैं। दल पिट्ठा ही जानती हूँ मैं तो। अच्छा, जो दाल में डाल के बनाते हैं क्या? हाँ, वो दाली का दुल्हा भी कहा जाता है। ये बात सही है। हाई फाई। मैं बोलना नहीं चाहती। नहीं, आपको बोलना चाहिए, जिस नाम से हम जानते हैं हम वो दालिक दुल्हा जाना तो। दालिक दुल्हा, हाँ ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और एक और बनता है फारा, जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग। रुकिए सर, मेरे यहाँ बन रहा है आज या कल में। अब हम उधर से फिर बाबा के दर्शन करके आते हैं, तो फिर एक बार हम आप लोगों को याद करते हैं। बिल्कुल, आप बताइएगा आप कब आ रहे हैं, बस कन्वे करा दीजिएगा, मैं आपके लिए फरे बनवा के। हाँ ठीक है, श्योर। मैं बहुत खाता हूँ, हमारे यहाँ तो एक आजमगढ़ में उसकी दुकान भी खुल गई है, बड़ी चलती है, धुआंधार एकदम। अरे आपको पता है लखनऊ में जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज नहीं है, यहाँ पे समिट के साइड पे, तो जब मैं पहले काम करती थी तो हम लंच के लिए नीचे उतरते थे, तो वहां पे एक स्टॉल लगी रहती थी। तो वो ना हम लोग के यहाँ तो ऐसे बनाया जाता है फोल्ड करके, वो गुजिया जैसे बनाते हैं, वैसे करके। और मैंने देखा काट देंगे फिर तेल में उसको। हाँ, मैंने कहा ये क्या है, फिर मैंने कहा यार ये तो फरा है, और इतनी भीड़ लगी रहती है कि बता नहीं सकते। तो सर आपने बताया कि आपका पैर में फ्रैक्चर वैक्चर हो गया था, आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी थे, आपने कॉलेज कहाँ से करा है? कॉलेज हम अपने आजमगढ़ से ही किए हैं, सिवली कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है, हमने वहां से पढ़ाई की, अपनी ग्रेजुएशन हमने वहां से किया है, बीएससी हमने की है। लेकिन हाँ, किसके भरोसे पास हो गए ईश्वर जाने। क्योंकि सारा दिन तो हमारा खेलने में चला जाता था। कौन सा गेम खेलना पसंद है आपको? मैं वॉलीबॉल खेलता था, और हमने स्टेट खेला है अपने यूपी से, और बहुत अच्छे प्लेयर हैं हम तो, ऑलराउंडर प्लेयर रहे हैं वॉलीबॉल के। हमारे कोच हुआ करते थे नसीम सर, बहुत सहयोग करते थे। और कोच, फर्स्ट कोच जो बोला था मेरे पापा रहे हैं। अच्छा। मेरे पापा बहुत अच्छे वॉलीबॉल के प्लेयर हैं भी अभी। तो लोकल में जितने टूर्नामेंट होते थे, मेरे पिताजी वहां जरूर दिखते थे। तो मेरे प्रथम गुरु तो मेरे पिताजी। मुझे ऐसा लगता है ना, फेम आपके पीछे पीछे भागता है। मुझे ये चीज ऐसे रियलाइज हो रही है कि मतलब पापा भी आपके उस बैकग्राउंड से, तो लोग आपको उस टाइम पे भी जानते होंगे। हाँ। भले पापा की वजह से पहचान बनाने में जो है बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये तो सच्चाई है। क्योंकि वॉलीबॉल में बहुत अच्छा खेलता था, और पापा मेरे वहां बहुत सपोर्ट करते थे। फिल्मी दुनिया में थोड़ा कम सपोर्ट किया उन्होंने, पर अब करते हैं। उस टाइम पापा मेरे वॉलीबॉल के लिए एकदम पागल थे, एकदम मुझे लेकर के। मतलब मुझे लोअर टी शर्ट, महंगे महंगे जूते, मतलब मैं बोल देता था कि पापा मुझे ये चाहिए, फटाक से आ जाता था। क्योंकि पापा मुझे एक अच्छा प्लेयर देखते थे उस टाइम, और उनका ड्रीम भी था कि मैं अच्छा प्लेयर बनूं। लेकिन एक वॉलीबॉल में क्या होता है, एक हाइट का बाउंडेशन होता है। 6 फीट हाइट ही मेरी नहीं हो पाई कभी, मैं थोड़ा सा कम हो जाता था।
तो स्टेट के बाद मैंने फिर उस फील्ड को मुझे छोड़नी पड़ी। कारण था कि मेरी हाइट ही नहीं थी, तो मैं समय बर्बाद करता। मतलब आप जाना चाहते थे? जाना मैं बहुत चाहता था, मुझे आज भी बहुत लगाव वॉलीबॉल से। आज भी कहीं अगर रोड पर दिख जाए तो गाड़ी रुक जाती है हमारी, और वहां ज्ञान देना शुरू कर देता हूँ, भाई ऐसे नहीं, ये गलत खेल लो, वो सही खेल लो। हाँ, वो अंदर का ज्ञान ही बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है। कोचिंग भी दी हमने लगभग 3-4 साल हमने वॉलीबॉल की कोचिंग भी दी हमारे। अच्छा, आप कोच भी थे? हाँ। जब मेरे पास उतना ज्ञान था तो फिर ज्ञान देना भी बनता था ना। तो सनबीम स्कूल में एज मैं फिजिकल ट्रेनर और वॉलीबॉल ट्रेनर था। तो आपने पहले कहीं जॉब भी करी है? जॉब पार्ट टाइम करता था, फुल टाइम जॉब कभी नहीं की। तो पार्ट टाइम जॉब मैंने वहाँ सनबीम स्कूल, पता नहीं यहाँ भी शायद ब्रांच होगी ही लखनऊ में उसकी, सनबीम स्कूल, उसमें मैं वॉलीबॉल का कोच था। मेरे सिखाए बच्चे बहुत अच्छे खेलते थे उस टाइम, अभी का पता नहीं। अभी किसी से टच में नहीं है? अभी बच्चों से टच में तो नहीं। तब भी लोग देखते होंगे तो कहते हैं कि मेरे कोच, कभी कभी से दिख जाते तो बोलते हैं कि आपने हमको वॉलीबॉल सिखाया है। तो मैं पहचानता तो नहीं, लेकिन उनकी इज्जत के लिए बोलता हूँ हाँ हाँ मैं तुमको जानता हूँ, क्योंकि बहुत छोटे थे जब मैं सिखाया, भी बहुत मेरे से भी बड़े बड़े हो गए, तो इसलिए उनका दिल रखने के लिए बोलना पड़ता है कि हाँ। तो लाइक स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एक्टिंग, सिंगिंग, हर चीज थोड़ा गा के सुना दीजिए। गाना वही सब भौकाली गाना है। अभी एक गाना आया है कि मुझे मोबाइल देखना पड़ेगा, लिरिक्स मुझे याद नहीं रहती। देखिए, बिल्कुल गाने हमारे सब एटीट्यूड वाले गाने होते हैं। गाना अभी हमारा आ रहा है, अपकमिंग है, लिरिक्स है कि वह कि दुश्मन ये कईयों लाख रहे, पूरी दुनिया भले खिलाफ रहे, चिंती बात नहीं बाबा बस माथे पे आपके हाथ रहे। फिर रिपीट होकर कि दुश्मन ये कईयों लाख रहे, पूरी दुनिया भले खिलाफ रहे, विनती बात नहीं बाबा बस माथे पे आपके हाथ रहे, केहू के तो नो गिराए हम संभरी जाबे, हे भोलेनाथ तू साथ रहा पूरी दुनिया से लड़ी जाबे हाँ लड़ी जाबे पूरी दुनिया से लड़ी जाबे, हे भोलेनाथ तू साथ रहा पूरी दुनिया से लड़ी जा। ये गाना क्लैपिंग। और ये गाना अभी आया नहीं है मार्केट में। अरे वाह, तो हम हाँ बिल्कुल आप पोस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। ये गाना अभी हम रिकॉर्ड कर लिए हैं, इसका शूट करना बाकी, और इसी सावन के महीने में इसको हम पोस्ट करेंगे। बिल्कुल, तो हम ये क्लिप डाल सकते हैं ना? बिल्कुल आप डालिए, बिंदास डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो जिसको चोरी करना होगा मोबाइल से चोरी कर लेगा, जिसको नहीं चोरी करना होगा कहीं से नहीं चोरी करेगा। अपना सिद्धांत बिल्कुल सीधा साधा। तो लाइक सिद्धांत, जमीन से जुड़े हुए, डाली का दुल्हा, निमोना। तो मुझे तो लगता है कि मुझे नहीं पता था कि इस इंडस्ट्री में लोग इतने जेन्युइन होते हैं। पता है, इनफैक्ट मेरा तो ये परसेप्शन था, सॉरी टू कट यू, मेरा ये परसेप्शन था कि जो भी आ रहे होंगे वो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं होंगे और ये सारी चीजें। पर आपको देखते ही आते ही मैंने कहा हेलो सर, आपने तुरंत हेलो बोला, मैंने कहा, और पता है मैं ऊपर आते हुए वो शिवरिंग, अभी हम फोटो भी खींचे थे तो आपको फील हुआ होगा मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। देखिए क्या है ना कि जब आदमी विरासत में जो चीज मिलती है वो उसकी वैल्यू नहीं समझेगा। मेरे इंडस्ट्री में भी 1-2 लोग हैं जिनको विरासत में अभिनय मिल गया। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि हमारे रिलेशन उनसे अच्छे हैं तो हम बिगाड़ नहीं करेंगे। और जो संघर्ष करके आता है उसको वैल्यू पता होती है कि जमीन की कीमत क्या है, जमीन पे पकड़ के चलना है, नहीं तो गिर जाएंगे। तो बस मेरे अंदर यही है, मैं मेहनत करके आया हूं तो मुझे लोगों की इज्जत करना बहुत अच्छे से आता है। यही मुझे लगता है सबसे चार्मिंग चीज होती है सर। और यही मेरा रीजन भी है कि मतलब 2-4 इतने अच्छे आर्टिस्टों से, जो बड़े लेवल के आर्टिस्ट हैं, उनसे मेरा रिलेशन इतना अच्छा है कि लोग सोचते हैं कि कैसे गौरव इनके साथ बैठ के चाय पी लेता है, गौरव इनके साथ बैठ के हंसी मजाक कर लेता है। तो उसका सब श्रेय है व्यवहार। आपका व्यवहार अच्छा है तो आप सब कुछ अच्छा। लखनऊ आए हैं तो यहाँ के खाने पीने का शौक तो रखते ही होंगे। लखनऊ बहुत जानकारी तो मुझे है नहीं कि लखनऊ में खाने में क्या बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं बताऊं, प्लीज शर्मा जी की चाय पे मत जाइएगा। अच्छा, ओवर हाइप्ड है, आपको पता है इतनी ओवर हाइप्ड है, और चाय वो पानी जैसे बना के देते हैं। बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा। इससे सही आप ना ऐसे लोकली कहीं पे ऐसे पी लो, वो ज्यादा बेटर है। मैं बहुत पीता हूँ चाय का, तो मैं आशिक हूँ एकदम। एक यहाँ चाय बनाते हैं
नितिन की चाय करके है, पहले मेरे अच्छा। ऑफिस के पास। एक मैं आता था तो हमारे एक मित्र है निर्भय प्रताप सिंह, वो उनको किसी बैक रोड पे लेके जाते हैं, वहाँ बहुत सारे से लाइन से टपरियां होती नितिन है। की चाय तो मुझे आइडिया नहीं कौन सी जगह लेके जाते, बैक रोड पे लेके जाते थे। लाइन से टपरी रहती, कम से कम मुझे लगता है 100 मीटर तक। वो जो अभी लखनऊ में आई गेस फूड वैली बन गया, चटोरी गली, चटोरी गली ही है शायद। चटोरी गली है। हाँ, अब फूड वैली बन गया है और चटोरी गली अलग है। अच्छा, तो वहां पे भी फूड वैली इज ओवरहाइप्ड, चटोरी गली आप जा सकते हो, पर मैं ऑनेस्टली बताऊं लखनऊ से रह के मुझे लगता है कि चटोरी गली भी ओवरहाइप्ड है। अच्छा, हाँ। फिर कहाँ जाना चाहिए चाय पीने के लिए? चाय पीने आप जाइए नितिन की चाय पे। ऐसा कहना है लोगों का कि वो अपनी चाय में अफीम डालते हैं थोड़ी अरे सी। बाप रे बाप, और लोगों तब तो नहीं जाऊंगा। लोगों की इनकी चाय का चस्का लग जाता है, हालांकि मुझे आज तक ये फील नहीं हुआ, बट चाय अच्छी देते हैं वो। अच्छा अच्छा। और नसों से थोड़ा दूर रहता हूँ मैं। इतनी अफीम भी नहीं डालते सर, हाँ। मतलब वो कहा जाता है, पता नहीं डालते हैं या नहीं डालते हैं, सुनने में मुझे ये आया है, बट चाय अच्छी बनाते हैं वो। और खाने में आपको कहाँ बता दूं, चिकन नहीं खाता हूँ। चिकन, हाँ चिकन मैं भी नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत अच्छा। मैं भी पंडित हूँ सर। और आप कहाँ जा सकते हो खाने, यहाँ पे जब आप वृंदावन साइड इधर निकलते हो, हाँ तो यहाँ पे एक हवेली करके वैन लगाता है। अभी मैं अपने लोकल स्पॉट्स बता रही हूँ जिस पर बहुत मैं अच्छा खाना है। पसंद लोकल्स करती हूँ। पे तो खाने में मजा आता है, बाकी तो आजकल वो तो सब प्योर वेज देते हैं, पंजाबी हैं और प्योर वेज देते हैं, उनका खाना बहुत अभी हमारे उस रूट पे पड़ेगा जाते टाइम, इधर से निकलेंगे ना वाले बाबा के यहाँ जाते टाइम। हाँ अगर आप उधर से ही तो जाओगे ना, इसी तरफ से जाओगे ना, तो इधर पड़ेगा आपको वृंदावन योजना डालिएगा, यहाँ से शहीद पथ पकड़ेंगे, जैसे शहीद पथ से उतरेंगे आप, वैसे वो साइड में एक वैन लगाते हैं वहां पे, तो वहां आपको मिलेगा। तो खाने पीने की बात तो हो गई। आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप बार बार जीना पसंद करोगे? बस अभिनय ही मेरे लिए सब कुछ है, वो मैं बार बार करना चाहता हूँ, और उसकी इच्छा कभी मरती नहीं है। जैसे मैं एक सीन करके आए मान लीजिए, और करके मान लीजिए अपने होटल पे चले आए, होटल पे आने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर मन करता है कि फिर हम वही किए होते, इससे अच्छा किए होते, इससे अच्छा किए होते। तो ये मैं बार बार करना चाहता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई विलेन वाला कैरेक्टर घर में घुस गया हो, घर में आ गया और मम्मी लाइक पिटोगे, वापस अपने रूप में आओ? नहीं, अब तो आदत हो गई लोगों को, अब आदत हो गई है। पहले मैं एक्टिंग सच कहा जाए तो अपने फैमिली से ही सीखा। मम्मी पे मैं ट्राई करता था, दौड़ाती थी डंडा लेके, गया यहाँ नहीं चलेगा घर में, तुमको मम्मी ट्राई कर रहे हैं। आपका भौकाल है और सारी मर्द जात आपके साथ है तो बिल्कुल चलेगा। हमारे नौजवान भाई हमारे साथ है, बस क्या चाहिए वो। मर्द जात मैंने बोले सर, इस लाइक मर्द जात नहीं, नौजवान बोलो। तो मैं असल में मैं ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हिंदी प्रयोग करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रयोग उतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि 90% मैं हिंदी ही बोलता हूँ। नहीं अच्छी बात है, हम इंडिया से आ रहे हैं, हमारी अभी हम गए थे मुंबई में भी गए थे वहाँ, तो हम एक पार्क का भ्रमण किए, उस पार्क में कहीं भी हिंदी नहीं लिखा था। एक रील आप 6-7 रील के नीचे जाएगा, मैंने एक रील पोस्ट की है कि भाई हिंदुस्तान में हिंदी ही नहीं है, बताइए। हम महाराष्ट्र में पार्क घूम रहे हैं, यहाँ महाराष्ट्र लिखा है, इंग्लिश लिखा है, तो नीचे ही जगह दे दो, लेकिन कम से कम हिंदी को जगह तो दे दो, जैसे हम जैसे लोग आए तो समझ जाएं। हमको बहुत इंग्लिश भी नहीं आती है और मराठी तो एकदम हवाई नहीं लगती है, तो हिंदी लिखा रहेगा तो कम से कम समझ तो लेंगे ना कि क्या बता रहे हैं आप इनके बारे में। आपको पता, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा ये चीज। हाँ, ये चीज अच्छी है बुरी, वही मैं बता, बुरी बात नहीं है। आप हिंदी हिंदुस्तान की भाषा, आप हिंदी का ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपको पता है ये सारी चीजें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत देखी जाती है। इनफैक्ट अभी भी मैं घर जाती हूँ तो ईडीएम्स जिसको कहते हैं कि हमारे यहाँ मुहावरे कहा जाता है, इंग्लिश के, वो सारी चीजें मैं पढ़ती हूँ। और ये टंग ट्विस्टर, जैसे हमारे कच्चा पपड़ पक्का पपड़ होता है, वैसे इंग्लिश में भी होता है। कल से मैं अपने भाई को एक टंग ट्विस्टर बोलती जा रही हूँ, ये वाला बोलो, ये वाला बोलो, एंड ही इज लाइक पागल हो गई है, बट लाइक हमें करना पड़ता है सर। जब मैं स्कूल से निकली थी तो आई वाज लाइक इंग्लिश आती थी पर बोलने में शर्म आती थी, क्योंकि बैकग्राउंड ही नहीं है वो। घर में भी, अभी भी हमारे घर में वो अवधि चलती है, घर जाए तो मम्मी अरे लेकिन भाई अवधि बहुत अच्छा लगता है। मम्मी घर जाऊंगी तो कहेंगे, जो गाने हमने आपको सुनाई अवधि भाषा में। हाँ बिल्कुल, हम भोजपुरी भी गाते हैं और अवधि हमने इसलिए तैयार किया क्योंकि लोग बोलते थे कि आपका अवध में कोई गाना नहीं आता, घबराओ नहीं, अवध में भी आएगा। थोड़ा प्यार, हम लोग यहाँ बिट्टी बोला जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बिट्टी, बिटिया,
ये सारी चीजों का यूज किया जाता है। श्री रामचंद्र जी की भाषा है अवधी भाषा। बड़े प्यार से हम लोग के यहाँ लड़कियों को रिप्रेजेंट किया जाता है, और लड़कों को तो लौंडा इधर आओ ऐसे नहीं, बिटवा बोला जाता है हम लोग के यहाँ। तो सर ऐसी एक बात बताइए जो आपको भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बेकार लगती है, अंदर ही अंदर आपको, मतलब आपको चेंज करना चाहोगे। पैसा को लेके बोलेंगे, केवल यहाँ बजट बहुत ज्यादा कर देते हैं तो हीरो और हीरोइन को, और देते हैं विलन्स को भी उतना ही देते हैं, लेकिन थोड़ी सी ऐसा लगता है कि भाव थोड़ा सा 2-4% कम हो जाता है। बाकी और भोजपुरी को क्या है कि अच्छे स्क्रिप्ट पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमारे सिंगर्स जाते हैं और बॉलीवुड का गाना हिट कर देते हैं, बॉलीवुड की फिल्में हिट कर देते हैं, उठाए देव रिमोट, साउथ की फिल्म हिट कर देते हैं। अबे फुलौड़ी बिना चटनी कैसे बनी, हमारा भोजपुरी गाना हिंदी में चला गया। हम हिंदी की पिक्चरें हिट कर दे रहे हैं, तो हम अपनी भोजपुरी फिल्म क्यों नहीं हिट कर पा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम एकजुट नहीं है, स्क्रिप्ट अच्छी नहीं बना रहे हैं, और सारे कलाकारों को एक नजर से नहीं देख रहे हैं। जब तक ये सब भावनाएं नहीं हटेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। सर वैसे कितनी कमाई हो जाती है एक मूवी से? अब ठीक ठाक हो जाते हैं, जीवन यापन अच्छे खासे हो जाते हैं, गाड़ी बढ़िया चल लेते हैं, हाँ दाल रोटी चल जाता है। तब भी एक एवरेज बताइए कि नहीं बता सकता, नजर लग जाती है अब नजर लग जाती है, बात बोलनी हो तब समझ जाइए उसी से। बिल्कुल ज्यादा मनी में नहीं घुसेंगे। तो ऑल ओवर मुझे मजा तो काफी आ रही है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और मुझे लगता है मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, मुझे आपको दोबारा ही पॉडकास्ट पे बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप जब बुलाएंगे आप लोग। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जितने भी हमारे DS24 न्यूज के जितने हमारे सदस्यगण हैं, सबसे मिलके हमको बहुत अच्छा लगा, और मैं खुद चाहूंगा कि आप लोग हमको दोबारा भी बुलाइए और हम दोबारा भी आए, तिबारा भी आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक जैसे लग रहा है कि अपने परिवार में बैठ के और अपने परिवार में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके साथ भी वैसा ही फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इतने बड़े एक्टर के बगल में बैठी हुई हूँ। नहीं, आप मुझे बड़ा मानने की जरूरत ही नहीं है, एक हम नॉर्मल हम लोग ऐसे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। तो ऑल राइट, अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और मुझे भी निकलना ही है, आपको भी कैंची धाम जाना है। हाँ। तो अभी हम ये पॉडकास्ट यहीं कट करते हैं, बट ऑल ओवर इनकी बातें सुन के काफी बढ़िया लगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में पता चला, इनके बारे में पता चला कि क्या क्या स्ट्रगल्स इन्होंने लाइफ में देखे, स्टिल कितने हम्बल हैं, जमीन से जुड़े हुए, और खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है हमारा इनका टेस्ट मैच कर गया है। तो नेक्स्ट टाइम सर आएंगे तो आपके फरे तो डन है मेरी तरफ से। हाँ बिल्कुल। और अगर उसके बाद वाले सीजन में आए तो फिर हम कैमरा ऑफ होते ही निमोना और चावल का आनंद लिया जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप घर आइएगा, सीधे घर आइएगा। आप आएंगे ना? बिल्कुल आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। ठीक है सर, बिल्कुल आइएगा। तो अभी के लिए तो हम आपसे धन्यवाद आने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।